हम सबको अपनी चीजें किसी पर लादने की आदत होती है। बाहर तो बस चलता नहीं तो घर ही सही, अब लादना है तो लादने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। लादने के लिए कभी बहन हो जाती है तो कभी माँ तो कभी पत्नी। हम लोग कॉलर खड़ी करके एकदम राजा बाबू स्टाइल में बाहर की दुनिया में ज्ञान वर्षा करते रहते हैं, वो लोग बेचारी घर संभाले रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार आ गया है और शनिवार आ गया है यानी आपको कहानी सुनानी है। तो आज लेकर आया हूँ मालती अवस्थी की किताब तियामा से एक कहानी, जबलपुर में अर्धकुंभ। मालती आंटी मेरे घनिष्ठ मित्र बलराम की मम्मी है। 2 हफ्ते ही पहले पता चला कि आंटी लिखती हैं। बलराम नहीं बताया। बलराम का पूरा परिवार गजब का टैलेंटेड है। पापा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से रिटायर हुए थे। बलराम की 3 दीदियां हैं। एक दीदी इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, महली दीदी हैं वो। 2 जिया जी इंजीनियर हैं, छोटे जिया जी असिस्टेंट कमिश्नर हैं। बड़े वाले जिया जी आपको याद होंगे, मार्च में उनका जिक्र आया था, थोड़ा सा जोर डालिए, याद आया? वही जिया जी, होली वाले जिया जी, बिल्कुल। फिलहाल मुंबई में है वो। बलराम खुद इन्फोसिस में इंजीनियर है। 1986 में हम लोग 6 में थे, मॉडल स्कूल जबलपुर में, और तभी 2 लड़कों का करियर डिसाइड हो गया था। एक बलराम का कि वो इंजीनियर बनेगा, उसी गजब की मैथ्स थी। यदि मैं गलत नहीं हूं तो 9th में उसे 50 में से 49 नंबर मिले थे। और दूसरा अमित जैन वी, वो बिजनेस करेगा। दोनों ने अपना मुकाम बखूबी हासिल कर लिया है। अमित जैन के हैं एक, और वो भी बिजनेस ही कर रहे हैं। वी और के अमित जैन की कहानी आपको भी सुनाऊंगा, बाद में जरूर सुनाऊंगा। मालती आंटी के पिता यानी डॉक्टर हरिराम मिश्र खुद शिक्षाविद और साहित्यकार थे। बचपन से ही आंटी को साहित्यिक परिवेश मिला था। दमोह में आनंद अंकल यानी बलराम के पापा पोस्टेड थे, तो आंटी वहीं एक साहित्यिक संस्था पाठक मंच से जुड़ी थी। जबलपुर में भी अखबारों और आकाशवाणी में उनके लेख छपते रहे और सुनाए जाते रहे। आकाशवाणी की त्रिवेणी संस्था ने, माफी चाहता हूँ, जबलपुर की त्रिवेणी संस्था ने उनकी 2 कृतियों तियामा और सड़क की आत्मा के लिए सम्मान किया। 2013 में उनकी रचनाएं छपी। बड़ी बात यह है कि आंटी 1944 बोर्न है, यानी 1944 में वे पैदा हुई। वे लिखती रहीं, लेकिन उनका छपा 68 साल की उम्र में। उनके धैर्य को प्रणाम करता हूँ। गजब की चीज होती है, प्रेरणादायक है ये। तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। जबलपुर में मां नर्मदा के तट ग्वारी घाट पर 17 फरवरी से 5 मार्च 1996 तक अर्धकुंभ मनाया जाएगा। 25 साल हो चुके हैं इस बात, लेकिन मालती आंटी ने लिखा है तो मैं इसे जाएगा ही पढ़ूंगा। विद्वान पंडितों ने जैसे ही निर्णय लिया, मेरा तो जी धक धक करने लगा। हे प्रभु, पहले तो यहाँ कुंभ का आयोजन नहीं हुआ, इस बार गिरा ने कैसी मति फेर दी। गिरा सरस्वती जी को कहते हैं। वैसे सच कहूं तो मुझे कुछ पूर्वाभास तो था, क्योंकि हमारे यहाँ एक पंडित जी पूजा करवाने आते हैं। उन्होंने कहा था कि नर्मदा किनारे अर्धकुंभ होना ही चाहिए। हम लोग इसके लिए प्रमाण जुटा रहे हैं, और जैसे ये सब जुटा लेंगे ये घोषणा कर दी जाएगी। हमने पंडित जी को समझाने की बहुत कोशिश की। सरकार, समाज, नगर व्यवस्था में बहुत उथल पुथल मचेगी, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। पर पंडित जी तो पंडित जी थे, टस से बस नहीं हुए। अर्धकुंभ की योजना बन चुकी थी। इसकी शुरुआत हुई चंदा मांगने वालों से। एक प्रथा सी हो गई, कोई भी छोटा बड़ा काम हो सब चंदे के बल से ही चलता है। पैसा जरूरी है। हमारे मोहल्ले की ही कई धार्मिक संस्थाएं महिलाएं संचालित करती हैं। अब अर्धकुंभ के व्यवस्थापकों ने उन संस्थाओं को चंदे की रसीदें दे दी। महिलाएं वैसे ही मिलनसार होती हैं। पति बच्चों के स्कूल ऑफिस जाने के बाद उन्हें ज्यादा काम होता नहीं, वे सामाजिक दायित्वों को भी अच्छे से निभा लेती हैं। कई महिलाएं घर से अच्छा खासा चंदा तो ले ही गई, और जाते जाते बड़े मुस्कुराते हुए मन वचन कर्म से सहयोग का वादा भी ले गई कि आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, निराश मत कीजिएगा। मुझे तो अपनी शामत आती दिखाई दे रही थी। मेहमानों की कल्पना कर हरिद्वार जाने की इच्छा हो रही थी। घर के सामान और व्यवस्था क्या होगा, ये सब सोचकर तो मन कांप उठा।
ससुराल, मायका और इनका मित्र मंडल और धार्मिक प्रवृत्ति वाला है। अब इतना बड़ा कुंभ पर्व हो और ये लोग ना आए, ये संभव ही नहीं था। कुछ लोग तो इसलिए ही आएंगे कि कहीं हम लोग ना बुरा मान जाए कि इतना बड़ा पर्व और हम लोगों के होते हुए भी वे यहाँ नहीं आए। संबंधों पर कुठाराघात जैसा होगा। खैर, सामान जगह व्यवस्था की तो इतनी चिंता नहीं थी। चिंता थी तो बस उन सेवकों यानी नौकरों की जो सामान्य रूप से तो मुंह लगे होते हैं, पर घर में लोग यानी मेहमान आ जाएं तो बहाना बनाकर रफू चक्कर होने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हालांकि हमारे यहाँ इसकी भी चिंता नहीं थी। इसमें भी यथा स्वामी तथा नौकर वाली बात चरितार्थ हो रही थी। नौकर भी धर्मभीरु थे। हमने सोचा कि नौकरों से बोल देंगे कि कुछ लोग आ रहे हैं, तुम लोग उनकी सेवा करोगे तो पुण्य भी तुम्हें मिलेगा, इससे तुम लोगों के अच्छे दिन आ जाएंगे। हालांकि तब अच्छे दिन वाला फॉर्मूला नहीं था। अगर बहाना बनाकर छुट्टी ले लोगे तो पाप लगेगा। हालांकि सभी पर युक्ति काम नहीं कर पाई। कुछ लोगों ने कह दिया कि हमारे यहाँ भी कुंभ के लिए माता पिता आ गए हैं, उन्हें भी स्नान प्रवचन के लिए जाना पुण्य का काम है, हमें भी छुट्टी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में उनकी छुट्टी कैसे सैंक्शन नहीं होती। पतिदेव बड़े उत्साह में थे कि माता पिता आ रहे हैं, लिहाजा 1 महीने से खराब पड़ी गाड़ी सुधरवा ली गई, पेट्रोल की टंकी फुल करवा ली गई, क्योंकि उन्हें पता था कि पूरे कुंभ माता जी सुबह नर्मदा स्नान के लिए और शाम को प्रवचन सुनने जाएंगी। हमारे घर से नर्मदा मैया दूर थी, ड्राइवर की व्यवस्था हो गई। मुझे इन पर क्रोध आ रहा था कि मेरे कहने पर तो कार नहीं सुधरवाई, अब जबकि मेरा कई महिला परिषदों में आना जाना प्रभावित हो रहा था। जनाब ने तब कह दिया कि पैसा नहीं है और अब न जाने कहां से कारू का खजाना हाथ लग गया था। मन में सोचा कि चलो बिना झकझक कार तो सुधर गई। मेरे सास ससुर कुंभ से ठीक 1 दिन पहले जबलपुर आ गए। स्टेशन से उनका फोन आया कि बेटा हम लोग आ गए हैं। जब कार घर आकर रुकी तो देखा मेहमानों का उतरना रुक ही नहीं रहा। सास ससुर के पीछे से चचिया ससुर और चासी सास और नंद नंदोई भी थे। सामान भी काफी था। एक बड़ा कमरा मेहमानों के लिए खाली कर दिया गया था। नाश्ते से फुर्सत मिली तो खाने की तैयारियों में जुट गए। बीच बीच में ये आवाजें भी आती थी, बहू ये चीज, बहू वो दे जाना, भाभी वो कहाँ रखा है। इन सबके बीच खाना भी बनता जा रहा था। 2 का सोचा था, 6 लोग आ गए थे। थोड़ा विचलित सी हो गई थी। रात का खाना हो जाने के बाद कुछ देर गप्पों का दौर चला। अब बिल्कुल नींद की दरकार थी, शरीर जवाब दे चुका था। झपकी आई ही थी कि डोरबेल की आवाज आ गई। पहले तो लगा कि सपना होगा, पर वो असलियत में घंटी ही थी। काफी बार बज गई। बाहर जाकर दरवाजा खोला तो दिल्ली वाली नंदोई और उनके 4 बच्चे खड़े थे। देखते ही गिरने को हो गई, पर मुस्कुराते हुए उनके पैर छुए, बच्चों को लाड़ किया। वे लोग जब अंदर आए तो अंदर सोए हुए मेहमान उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। सास बोली, दिन भर चलकर आए हैं, जल्दी कुछ बना दो ताकि खा पी कर ये लोग आराम करें। मैंने बंद हो रही आंखों पर छींटे मारे, तब जाकर थोड़ा चैतन्यता आई। दोबारा खाना बन पाया है। इसके बाद 2 बजे बिस्तर नसीब हो पाया किसी तरह। सुबह से नर्मदा जी की दौड़ शुरू हो गई। हमारा स्थान तो रसोई ही थी। दोपहर को मेरे माता पिता और भाई भाभी भी आ गए। ऐसा लगा कि गर्मी से तपती जमीन पर बारिश की फुहार पड़ गई हो। उनका कुछ क्रोध भी कम हुआ था, काम का उत्साह भी जागा। भाभी काम में हाथ बटाने लगी, मां सहानुभूति जता रही थी, कितना काम पड़ गया है हमारी बेटी पर। मां तो अपने साथ राशन भी लाई थी। वे हमारे यहाँ खा नहीं सकती थी, उनकी बेटी का घर था, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो खाना खा लें। शाम तक इनके भी कुछ मित्र पधार गए, रही सही कसर भी पूरी हो गई। मैं यथाशक्ति सबकी फरमाइशें पूरी कर रही थी। एक नौकर जो बहाना नहीं बना पाया था वो पिसा जा रहा था। रोज सुबह ठंडे पानी से नहाने के कारण नर्मदा स्नान में सास की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मैं नर्मदा स्नान तो दूर, नर्मदा दर्शन तक नहीं कर पाई थी। अब सबको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े। रिश्तेदार सास को देखने आ रहे थे। कुंभ पीछे छूट चुका था। दवाइयों डॉक्टरों का खर्च शुरू हो चुका था। मुझे यही लगा कि अर्ध कुंभ पहले चंदा, गाड़ी पेट्रोल का खर्च, घर का खर्च, धार्मिक चढ़ोतरी, डॉक्टर दवाओं का खर्च और अंत में
विदाई दक्षिणा, यानी हमने महीनों जो छोटी छोटी बचत करके छोटा सा कुंभ भरा था, वो अर्ध नहीं बल्कि पूरा ही रिक्त होगा। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, हमारी माएँ भी गजब की होती हैं। वो इतनी शक्ति सहनशीलता लाती कहाँ से हैं, इसे शायद दुनिया को कोई वैज्ञानिक बता नहीं पाएगा। मायके में माता पिता, भाई भाभी उनके बच्चों को हंसते खेलते संभाली रहती हैं। ससुराल में पति और उनका पूरा कुनबा एक झटके में अपना लेती हैं। और हम लोग गाहे बगाहे, कभी शेर बनकर, कभी दबे स्वर में यही कहते रहते हैं कि यार तुम्हारा वो ऐसा, तुम्हारे यहाँ ये, तुम्हारे यहाँ का ये समझ नहीं आता। भाई साहब, महिलाएं परिवार के लिए जो करती हैं, कोई माई का लाल किसी भी पद पर क्यों ना हो, बाहर यानी ऑफिस, सार्वजनिक जीवन में चाहे जो हो, पत्नी जैसा नहीं कर सकता। 4 दीवारी में बिना शिकायत घर और बच्चे संभालना महान काम है। ना वो बोर होती है, ना वो थकती है। मुंशी प्रेमचंद गोदान में लिखते हैं, पुरुष अपने दम्भ के कारण वो महानता पा ही नहीं सकता। अपने आप को गलाने का मानता तो महिला में ही होता है। जयशंकर प्रसाद की सिर्फ एक ही लाइन काफी है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ज्यादा ज्ञान हो गया हो तो माफी चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे। यानी कहानी अच्छी लगती है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने से भी कर रहिए। जय हिंद। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन। उम्मीद की लौ फिर जगमगाई, अंधेरे दौर को अब कह दो अलविदा। ये जश्न है खेल का, ये जश्न है जिंदगी का। लेट्स लैम्प द होप, सेलिब्रेट द ओलंपिक्स। स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स विथ आनी, स्ट्रॉन्गर टुगेदर।